नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं बंगाल के दंगल से, जहां नंदीग्राम का संग्राम काफी दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अपने नामांकन में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव अधिकारी से ममता बनर्जी की शिकायत की है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने अपने ऊपर चल रहे मामलों का जिक्र नामांकन पत्र में नहीं किया। उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज 6 मामलों का ब्यौरा अपनी शिकायत में दिया है। नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से है, जो पहले ममता बनर्जी के खास सहयोगी माने जाते थे। और वैसे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव शुरू होने में अब 15 दिन से भी कम समय रह गया है। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी दोनों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। आज जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अस्पताल से छुट्टी के बाद पुरुलिया में व्हील चेयर पर रैली की, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने रानी बांध में लोगों को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें हादसे में चोट लगी, उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गईं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोचते थे कि टूटे पैर के साथ नहीं निकलूंगी, लेकिन लोगों का दर्द मेरे दर्द से बड़ा है। उधर ममता की चोट पर अमित शाह ने रानी बांध में कहा कि उन्हें चोट कैसे लगी वो नहीं जानते, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द ठीक हो जाए। আমার পায়ে চোট লাগার ফলে কিন্তু আমি নির্বাচনের সময় আমি মনে করি আমার শরীরে যন্ত্রণা আছে, কিন্তু আমার যন্ত্রণার থেকেও সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা অনেক বেশি। অন্যদিকে বিজেপি একটা পার্টি, গ্যাসের দাম বাড়িয়ে যাচ্ছে, ডিজেলের দাম বাড়িয়ে যাচ্ছে, মানুষ রেশনে গেলে কেরোসিন পাচ্ছে না, কেরোসিন বন্ধ করে দিয়েছে, চাল নেই, গম নেই, আটা নেই, দোকানে কেরোসিন নেই, গ্যাসের দোকানে গ্যাস বিনা পয়সায় চাল পাচ্ছেন, আর সেটা রান্না করতে গেলে কেরোসিন পাচ্ছেন না। আর গ্যাসে রান্না করতে গেলে একটা গ্যাসের দাম 800 টাকা হয়েছে। ব্যাংক বিক্রি করে দিচ্ছ, কয়লা শিল্প বিক্রি করে দিচ্ছ। কয়লা শিল্পীরা কোথায় যাবে? কয়লা শ্রমিকরা কোথায় যাবে? কোল ইন্ডিয়া, বিসিসিএল, ইসিসিএল স্টিল বন্ধ করে দিচ্ছ, বিএসএনএল বন্ধ করে দিচ্ছ, রেল বিক্রি করে দিচ্ছ, এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি করে দিচ্ছ, ব্যাংক বিক্রি করে দিচ্ছ, সেল বিক্রি করে দিচ্ছ। নোটবন্দি করে অনেক টাকা কামিয়েছো, সেই টাকা দিয়ে কামিয়েছো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা। আর লোককে ভিক্ষা দাও ইলেকশনের সময় 500 টাকা, 5000 টাকা। ममता जी के पैर में चोट आई, देखा है ना आपने, चोट आई है। अब ये तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। मगर दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हील चेयर में घूमती है। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप जल्दी अच्छी हो जाए, मगर अच्छा होता कि 130 लोगों के लिए भी आपके दिल में थोड़ा दर्द होता। और मैदान में उतरे महारथियों की इस जंग पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। देखिए, ममता बनर्जी और अमित शाह दोनों की आज रैलीज है पश्चिम बंगाल में, और इसमें हमें पता चला है कि ममता बनर्जी ने अपने पहले रैली में कहा कि अगर कोई सोचते हैं कि उनको षड्यंत्र रची जाएगी और उन्हें घर में बिठा दिया जाएगा, तो ऐसी नहीं होगा। उन लोगों का दर्द उनके दर्द से ज्यादा अहम है, ये ममता बनर्जी ने कहा। और उन्होंने 2 रैली की है, दोनों व्हील चेयर पे की है। हेलीकॉप्टर में भी वो रैम्प के मदद से चढ़ी और उतरी, और स्टेज पे भी रैम्प के मदद से चढ़ी और उतरी। दूसरी तरफ अमित शाह का 2 रैली था, एक बांकुरा में था, एक झारग्राम में था। झारग्राम वाला जो रैली था वो आज अमित शाह वहां पहुंच नहीं पाए। बीजेपी का कहना है कि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आने की वजह से हेलीकॉप्टर में वो झारग्राम नहीं जा पाए, वो बांकुरा लेकिन पहुंच गए। तो
इसको लेकर तृणमूल का कहना है कि नहीं, देखिए ये तकनीकी खराब ठीक है हो सकती है, लेकिन अमित शाह के जो झारग्राम की रैली थे उसमें लोग नहीं थे। तस्वीरें ये बताते हैं कि वहां पे जितने लोग होने चाहिए थी, जितना शायद बीजेपी को पसंद होता, उतना लोग नहीं थे और शायद यही कारण है कि अमित शाह नहीं गए झारग्राम। तस्वीरें जो तृणमूल ने शेयर किया है, तृणमूल की तरफ से जो तस्वीर आया है उसमें साफ दिखाई देती है कि लोग नहीं थे, लेकिन क्या ये कारण था अमित शाह का ना जाने का झारग्राम? अमित शाह का कहना है कि देखिए मेरा हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई, लेकिन मैं इसे षड्यंत्र नहीं कहूंगा। ये बात तृणमूल की तरफ उन्होंने कहा है, क्योंकि तृणमूल का कहना है कि ममता बनर्जी का जो चोट पहुंची है वो षड्यंत्र है, षड्यंत्र रची गई थी। और चुनाव आयोग दूसरी तरफ कहता है कि नहीं, ये हमला नहीं, हादसा था। तो इस बात को लेकर राजनीतिक बयानबाजी अभी भी चल रहे हैं। ममता बनर्जी 2 रैली एड्रेस किए हैं, एक बलरामपुर और एक झालदा पुरुलिया में, और साथ साथ ममता बनर्जी का भतीजा जिसके ऊपर अमित शाह ने फिर आरोप लगाया, उन्होंने भी रैलीज किए हैं आज ईस्ट मेदिनीपुर में। तो राजनीतिक माहौल पश्चिम बंगाल में बिल्कुल गर्म है और आरोप और प्रत्यारोप, बयानबाजी बिल्कुल चालू है इस वक्त। अमित शाह, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी आज सब मैदान में हैं और सभी ने अपने अपने वक्तव्य लोगों के सामने रखे। लेकिन क्या अमित शाह के झारग्राम रैली में लोग थे या नहीं, इसको लेकर सवाल जरूर है, क्योंकि जो तस्वीरें तृणमूल की तरफ से आए हैं उसमें जो मैदान है वहाँ काफी खाली दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ अमित शाह का कहना है कि तकनीकी कारण से वो नहीं आ पाए, लेकिन वो उसे षड्यंत्र नहीं कहेंगे। तो दोनों पार्टियों के बीच में बिल्कुल चुनाव के पहले जो भाषण और बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल पूरी जोर से चल रही है। और जैसा सौरभ जिक्र कर रहे थे कि अमित शाह की पहली रैली पश्चिम बंगाल के झारग्राम में थी, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई जिसके कारण वो वहां नहीं जा सके। ऐसे में अमित शाह ने वर्चुअल रैली करके लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के 10 साल के शासन में बंगाल पीछे चला गया है। ममता के राज में भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ और तुष्टीकरण को बढ़ावा मिला है। 50% फाइनेंशियल 10 साल से के लिए आने वाला था। दुर्भाग्य से मेरा हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुआ है और मैं आप लोगों के दर्शन करने के लिए उपस्थित नहीं हो पाता हूं। आत्मनिर्भर बनने का मौका देगी। हम 50% फाइनेंशियल असिस्टेंट। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की दूसरी सूची आने के बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच ट्विटर वॉर भी शुरू हो गया है। बीजेपी की ओर से 4 सांसदों को मैदान में उतारा गया है, जिसके बाद टीएमसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। टीएमसी ने तंज करते हुए कहा कि बंगाल में बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल पा रहे, जबकि पार्टी क्लीन स्वीप का दावा कर रही है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि इस चुनाव में बंगाल के लोग ही असली उम्मीदवार हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी के कोई कैंडिडेट्स ही नहीं है, इसलिए एमपीज को लगा दिया। तो इसका क्या मतलब है? बीजेपी में सब लोग कैंडिडेट्स है, बंगाल में जनता ही कैंडिडेट है। बंगाल में जो जनता है वो बीजेपी के सपोर्ट कर रहा है, वो वही कैंडिडेट है। हम लोग उसका साथ दे रहा है। बंगाल के बाद बात कर लेते हैं असम की, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि अगर असम में बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो वो बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सीमाओं को पूरी तरह से ब्लॉक करेगी। राजनाथ सिंह ने असम के ओनितपुर की रैली में यह बात कही। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सतर्क हैं। भारत का गृह मंत्री रहते हुए जब मैं यहां आया था, यहां के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुझसे कहा कि भाई साहब, धुबरी से जो है बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, वहां पर फेंसिंग होनी चाहिए। बहनों भाइयों, वहां फेंसिंग करा दी, लेकिन एक जगह नदी थी। यह हुआ कि नदी में कैसे फेंसिंग होगी, कैसे कटीले तार लगेंगे? तो यह हुआ कि टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, वह भी जो है धुबरी के बॉर्डर पर होगी। असम के बाद अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की, जहां डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने आज विधानसभा चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल किया।
पर्चा भरने के बाद उन्होंने एक रोड शो भी किया। वो एक बार फिर से कोलाथूर सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सचिन वाजे के मुद्दे पर एनसीपी में भी नाराजगी झलक रही है। चर्चा की खुद शरद पवार इस मामले में खफा हैं। नाराजगी की इन खबरों के बीच शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। आज शाम को एनसीपी की बैठक भी हो रही है, जिसमें सचिन वाजे के मुद्दे पर भी चर्चा होगी और माना जा रहा है कि एनसीपी खुलकर अपनी नाराजगी प्रकट कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी का मानना है कि सचिन वाजे को बहाल करना ही बहुत बड़ी चूक थी। चर्चा है कि एनसीपी और गृह मंत्रालय तब भी इस मुद्दे पर शिवसेना से असहमत थे, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आग्रह होने के कारण वजह की बहाली हो गई। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है। हमें मुंबई पुलिस पर पूरा विश्वास है, उनके काबिलियत पर यकीन है, पर महाराष्ट्र सरकार की दखलंदाजी और पूरे वाज़ेह मामले में महाराष्ट्र सरकार का खुले तौर पर उसकी वकालत करना, इस बात पर हमें संदेह है कि दाल में कुछ काला है। शिवसेना के नेता कुछ बड़े नेताओं को और बड़े आईपीएस अफसर को बचाना चाहते हैं। क्यों बचाएंगे? देखो, देवेंद्र फडणवीस जी सिर्फ एलओपी नहीं है, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी है। उनको पता चाहिए कि महाराष्ट्र में कानून का राज होता है, कानून से काम चलता है और पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल है, किसी को नहीं बचाएंगे। कुछ किया है अपराध तो उसकी बचाने की हिम्मत, साहस महाराष्ट्र में कोई नहीं करता और उद्धव ठाकरे कभी नहीं करेंगे। कोई संदिग्ध नहीं है। आपने अभी ये लोग अपने आप को शेरलॉक होम्स समझते हैं, सब कुछ उनके पास ही जानकारी है और सरकार ऐसे ही बैठी है। अगर अपराधी था तो हम लोग भी उसको पकड़ लेते, हमारी पुलिस पकड़ लेते। जांच तो चल रही है। तो उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास मिली विस्फोटक लदी कार के मामले में सचिन वाजे की गिरफ्तारी और इनोवा कार की बरामदगी के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। क्या वाजे ने ही अपनी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल साजिश को अंजाम देने में किया? क्या 24 फरवरी की रात वो खुद भी उसी इनोवा कार से मौके पर गए थे? सूत्रों के मुताबिक स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरेन से बातचीत होने की जानकारी के बाद ही संदेह के घेरे में आए सचिन वाजे पर निगरानी शुरू हो गई थी और मुंबई पुलिस मुख्यालय और उससे आसपास की सीसीटीवी तस्वीरें भी खंगाली जाने लगी थी। पुलिस मुख्यालय से बाहर जाने वाले दरवाजे के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में वैसे ही इनोवा कार उस रात पुलिस मुख्यालय से निकलती दिखी और वो कार ठाणे गई। शक है कि वहीं उसका नंबर प्लेट बदला गया। फिर स्कॉर्पियो के साथ वही इनोवा कार मुकेश अंबानी के घर के पास तक आई। बाद में फिर नंबर प्लेट बदलकर पुलिस मुख्यालय में गाड़ी खड़ी कर दी गई। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सीसीटीवी फुटेज में पीपीई किट में दिख रहा शख्स कहीं सचिन वाजे तो ही नहीं है? तो लगातार इसमें एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए इस पूरे मामले में सचिन वाजे की भूमिका पर भी सवाल उठ खड़े हुए थे। जो सीसीटीवी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें एक शख्स पीपीई किट पहन करके दिख रहा है, ये उसी इनोवा कार से निकला है। तो जाहिर सी बात है कि इसीलिए शक की सुई सचिन वाजे के ऊपर गई थी। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, पहला सवाल तो आपसे सियासत को लेकर के है। कल तक शरद पवार कह रहे थे कि ये एक स्थानीय मामला है, अब खबरें आ रही हैं कि वो नाराज हैं और अचानक मामला इतना बड़ा हो गया कि वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिला है। आज शाम को एनसीपी की बैठक में भी ये मुद्दा उठने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए भले ही मुंबई पुलिस कटघरे में है, कहा था कि वो सचिन वाजे को बचा रहे हैं, लेकिन जो गृह मंत्रालय है वो एनसीपी के पास है। लिहाजा अगर मुंबई पुलिस निशाने पे आती है और इस पर काली कहीं फुटती है तो उसका असर कहीं न कहीं गृह मंत्रालय पर जाएगा और उसका और एनसीपी पर भी दाग आएगी। यही वजह है कि अब वो अपने आप को उससे अलग करना चाह रहे हैं, जो समझ में आ रही बात। और इसीलिए आज शरद पवार और मुख्यमंत्री के बीच में वर्षा बंगले पर 45 मिनट तक बातचीत हुई है।
और अभी जो मंत्रियों के साथ शरद पवार की चर्चा चली उसके बाद एनसीपी अपनी नाराजगी शायद खुले तौर पर प्रकट कर सकती है, ये अब जानकारी मिली है। और यही साथ में मुंबई जो पुलिस है उसमें भी परिवर्तन होने की शुरुआत शुरू होनी हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले तो ही ज्वाइंट सीपी जो मिलिंद भारमदे है उन्हें शिवसेना के एक मंत्री है अनिल परब, उनके यहाँ बुलाया गया था। बाकी जो ज्वाइंट सीपी हैं उनको पास उनसे भी मुख्यमंत्री की चर्चा से कुछ संबंध ऐसी बातें सुनने में आ रही है। तो यहाँ पूरा एक तरह से राजनीतिक गर्मागर्मी है। साथ ही मुंबई पुलिस में भी कुछ परिवर्तन की शुरुआत यहाँ पर चल रही है। तो इस बीच सचिन वजह से के पूछताछ चल रही थी, तभी उनकी तबीयत अचानक खराब हुई तो उन्हें जेजे अस्पताल ले जाया गया है। और उनके माता जो काम कर रहे थे एपीआई काजी और दूसरे एक पुलिसकर्मी, उनसे लगातार पूछताछ चल रही, तकरीबन 4 घंटा हो गया है। कल तो भी सुनील, मेरा सवाल इसी बात को था, सचिन वजे को लेकर के। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह था कि क्या अब भी इसको मिस्ट्री ही माना जाए या फिर ये एनआईए की ओर से इस बात की पुष्टि हो गई कि इस पूरे मामले में सचिन वजे की भूमिका है? देखिए, इसे मिस्ट्री तो है ये पूरी, लेकिन ये कहना कि अब सिर्फ आरोप है ऐसा नहीं है। कई ऐसे लिंक मिले हुए हैं, ऐसे परिस्थितिजन्य सबूत हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं जो बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में सचिन वजे की कहीं न कहीं मिली भगत है। और शक तो इतना है कि उन्होंने ही इस पूरी साजिश को अंजाम दिया है। यहाँ तक कि जो सरकारी कार इनोवा वो इस्तेमाल करते थे, वही सरकारी कार का इस्तेमाल उस स्कॉर्पियो कार के पीछे पीछे चलने के लिए किया है, उसका इस्तेमाल किया गया था और उस सरकारी कार को एनआईए जब्त कर चुकी है। जो मनसुख हिरन है जो स्कॉर्पियो कार के मालिक थे, उनकी हत्या की जा चुकी है। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है सचिन वजे पे, और साथ ही वो स्कॉर्पियो कार वो 3 महीने पहले इस्तेमाल भी कर चुके थे, ये भी आया है। और एक वीडियो भी घूम रहा है पिछले कुछ दिनों का जिसमें वो दिख रहे हैं, स्कॉर्पियो कार के पास भी वो दिख रहे हैं। तो ये सब बातें बता रही हैं कि ये सिर्फ एक आरोप या मिस्ट्री नहीं है, बल्कि जो आरोप उन पे लग रहे हैं कहीं न कहीं हकीकत है। और सचिन वजे का अगर इतिहास देखा जाए, उनका जो विवादास्पद जो इतिहास रहा है, उनके ऊपर पहले भी घाटकोपर ब्लास्ट के एक आरोपी ख्वाजा यूनिस की कस्टडी में मारने और फिर उसके गायब होने की, भागने की एक साजिश बनाने का आरोप लग चुका है, जिसमें वो 16 साल तक निलंबित रहे हैं हाईकोर्ट के आदेश के बाद। तो ये बहुत हैरान करने वाली बात नहीं है कि वो नहीं कर सकते, यानी वो इस तरह के आपराधिक इतिहास वाले रहे हैं पुलिस होने के बावजूद। तो इसीलिए अब ये साफ हो चुका है कि ये जो कहानी बनाई गई थी आतंकी साजिश की, वो आतंकियों ने नहीं की थी घटना, बल्कि खुद पुलिसिया साजिश थी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर इसमें कोई साजिश थी तो ये उसके पीछे मकसद क्या था, और जाहिर सी बात है कि जांच के बाद ही ये सब सच जो है सामने आएगा। फिलहाल एक ब्रेक। कुरान से 26 आयतों को हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने को लेकर शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का विरोध तेज होता जा रहा है। कल लखनऊ में हुए मुसलमानों के सम्मेलन में उन्हें इस्लाम से बाहर करने का ऐलान कर दिया गया। यह भी ऐलान किया गया कि मुल्क के किसी भी कब्रिस्तान में ना तो उन्हें दफन होने दिया जाएगा और न ही मुल्क का कोई मौलाना उनके जनाजे को नमाज पढ़ाएगा। वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा है कि कुरान की 26 आयतें आतंकवाद सिखाती है, इसलिए उन्हें कुरान से निकाल दिया जाए। उनका दावा है कि ये आयतें बाद में जोड़ी गई हैं। इस बीच देर रात लखनऊ में वसीम रिजवी की हियाती कब्र को तोड़ दिया गया। हियाती कब्र उन कब्रों को कहते हैं जिसे लोग अपनी जिंदगी में अपनी पसंद की करबला या कब्रिस्तान में पहले से कब्र का पैसा देकर बुक करवा लेते हैं। हम अकेले एक तरफ है और पूरा इस्लामिक वर्ल्ड एक तरफ है। और शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद ने वसीम रिजवी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि कहीं रिजवी दंगे तो नहीं कराना चाहते। जवाद ने कहा कि रिजवी के नेपाल जाकर चीनियों पाकिस्तानियों से मुलाकात करने की जो खबर है उसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। कल्बे जवाद से बात की हमारे सहयोगी कमाल खान ने। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल की है, जिसमें उनका कहना है कि कुरान शरीफ से 26 आयतें निकाल दी जाएं क्योंकि वो हिंसा और आतंकवाद सिखाती हैं। इसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों में गुस्सा है। बहुत जगह उनके खिलाफ मुकदमे भी हुए हैं। लखनऊ में भी एक उनके खिलाफ कल जलसा हुआ है। उससे बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना कल्बे जवाद साहब मौजूद हैं। इसके पीछे आपको क्या मकसद लगता है, क्योंकि वसीम रिजवी एक ट्रेडिशनल शिया मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं।
अचानक ये क्या हुआ कि उम्र के इस पड़ाव में आके उनको लगा कि कुरान की इतनी आयतें आतंकवाद सिखा रही हैं, इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मकसद उसका बिल्कुल साफ है, तो उसको अपने को बचाना है। CBI जांच हो रही है और उसके अलावा वक्फ काउंसिल जो सेंट्रल है उसने भी इसके खिलाफ रिपोर्ट पूरी टोटल दे दी है। इसने बड़ी बेईमानियाँ की हैं, बहुत गबन किए हैं इसने। दूसरी एक ख़तरनाक इत्तला हमको ये भी मिली है सूत्रों से कि अभी कुछ दिन पहले नेपाल गया था और नेपाल में वहाँ जो हमारे काफ़ी जान पहचान के लोग हैं, वहाँ ये खबर मिली कि ये वहाँ चीनी और कुछ पाकिस्तानी लोगों से वहाँ इसकी मुलाकात हुई। उसके बाद यहाँ आकर उसने इस तरह का बयान दिया है। तो तो बड़ा ही ख़तरनाक मामला हो गया। इसका मतलब पूरे हिंदुस्तान में दंगा भड़काने के लिए इसको वहाँ किसी से मुलाकात की, इस पर पूरी जांच होना चाहिए। बहुत ही हाई लेवल की जांच हो कि आखिर ये वहाँ किन से मिला था और किन से मुलाकात हुई थी नेपाल में इसकी। इसके ऊपर इलाहाबाद में जो इसने 200 साल पुराना इमामबाड़ा गिराया था गुलाम हैदर, और उसके ऊपर 153 A की इसकी पर FIR है। गवर्नर साहिबा ने भी लिख दिया है कर दिया कि इसकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि DM साहब कह रहे थे कि हम जब तक कि गवर्नमेंट से इजाज़त न मिले उस वक्त हम गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नर साहिबा की भी इसकी इजाज़त है और यहाँ के जो अवनीश अवस्थी साहब हैं उनकी भी उस पर साइन है। उसके बाद भी 10 महीने हो गए इसको गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि इसी FIR में शर्जील इमाम दिल्ली में एक दिन में गिरफ्तार हो गया था। अच्छा, वो जिन आयतों के बारे में कह रहे हैं कि इससे हिंसा सिखाई जा रही है, उन आयतों में बेसिकली क्या चीज़ें हैं और ये कंट्रोवर्सी क्यों है? देखिए, जो वो पेश कर रहा है वो कहता है कि जिहाद की आयतें हैं वो, और जिहाद का मतलब है वो खुद जो बता रहा है वो कह रहा है मतलब ये है कि मार डालो, तमाम मुशरिकों को मार डालो, तमाम काफिरों को मार डालो, तमाम नॉन मुस्लिम्स को मार डालो। तो ये जिहाद की आयतें, लिहाजा इसकी वजह से आतंकवाद फैल रहा है। जबकि जिहाद के मानी किसी को कत्ल करने के है ही नहीं, जिहाद के मानी किसी को मारने के है नहीं। जिहाद के मानी आप जाके अरबिक डिक्शनरी में देख लीजिए, जिहाद के मानी है एफर्ट्स के, कि अपनी ताकत भर एफर्ट करना, यानी मुशरिकों के खिलाफ जिहाद, यानी आप उनको एफर्ट कीजिए कि वो अपने जो है वो सही रास्ते पर आ जाए। अलग अलग तरह के लोगों के बयान आ रहे हैं। कोई कह रहा है इसका सिर कलम कर लाओ, हम इतना इनाम देंगे। कोई अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं कि उसको मार डालो या उसके लोगों को मारने के लिए। तो फिर तो ये तो वही बात होगी जो वसीम रिजवी मुसलमानों या कुरान के बारे में कह रहा है। तो आप क्या कहेंगे, एक डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में उसका विरोध करने का क्या तरीका होना चाहिए? विरोध का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या इसका समाजी बाइकाट किया जाए। इसका समाजी बाइकाट हो, मारना नहीं, कत्ल करना नहीं, इससे तो उसको फायदा पहुंच रहा है। जो भी ये कह रहा है कि इसको मार दो, सर कलम कर दो, और कोई सर कलम करना क्या, कोई सर मूंड भी नहीं पाएगा उसका, और उसको जेड्स पहले सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो ये जो भी कर रहे हैं वो बेवकूफ़ है, या खुद उसके अपने आदमी हैं या कुछ जाहिल और बेवकूफ़ है जो काम कर रहे हैं, या तो खुद अपनी तरफ से कहलवा रहा होगा वो। ये बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौलाना कल्ब जवाद ने दो चीज़ें साफ की कि एक तो जिहाद का मतलब जो है स्ट्राइव करना है, एफर्ट करना है, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, अच्छे मकसद के लिए जूझना है, कत्ल करना नहीं है। और कत्ल करने की इजाज़त तभी है जब कोई आपको कत्ल करने की कोशिश कर रहा है। और वसीम रिजवी को मारने की जो बात लोग कह रहे हैं वो उसके मकसद को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक तरीके से ही विरोध किया जा सकता है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आज टीवी एंकर संजना गणेशन के साथ शादी के बंधन में बंध गए। बुमराह और संजना ने गोवा में एक निजी समारोह में शादी की। यहां दोनों के परिवार, रिश्तेदार और कुछ करीबी दोस्त ही मौजूद थे। बुमराह और संजना की शादी समारोह में कोरोना महामारी का ध्यान रखा गया। इसी कारण केवल बेहद करीबी लोगों को ही शादी में आमंत्रित किया गया। बुमराह और संजना पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। और शादी के बारे में बुमराह ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि प्यार अगर आपको इसके योग्य मानता है तो आपके सफर को आगे बढ़ाता है। हमने एक साथ नई जिंदगी की शुरुआत की है। आज का दिन हमारी जिंदगी के सबसे खुशनुमा दिनों में से एक है। हमें शादी की एक खबर आपसे साझा करके खुशी हो रही है।
यदि आज या कल आप बैंक जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि 2 बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ सरकारी और ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियंस ने कहा है कि इस हड़ताल में 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी शामिल हैं। हड़ताल के चलते डिपॉजिट, विड्रॉल, चेक क्लियरेंस और लोन सैंक्शन करवाने जैसे काम प्रभावित रहने की आशंका है। हालांकि एटीएम खुले हैं। बजट में निजीकरण के ऐलान के बाद से ही बैंक यूनियनों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। और हड़ताल करने वाले कर्मचारियों से बात की हमारे सहयोगी सोनाक्षी चक्रवर्ती ने। ये बैंक जो स्ट्राइक आपने बुलाया है, क्यों बुलाया है और इसके बारे में जरा हमें बताइए। आपका नाम, आप कहाँ से हैं? मैं पंकज कपूर, बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन दिल्ली यूनिट से जनरल सेक्रेटरी। आज का जो ये स्ट्राइक है, ये 2 दिन का स्ट्राइक है, 15 और 16। पूरे देश में सारे सरकारी बैंक 2 दिन के लिए बंद हैं। इनका बंद होने का कारण जो अभी हमारी वित्त मंत्री ने अपनी बजट स्पीच में अनाउंसमेंट करा कि मैं 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करने जा रही हूँ, उनके साथ साथ एक इंश्योरेंस कंपनी को भी हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो ये प्राइवेटाइज करने का अचानक ही इनके मन में कैसे आ गया? इससे पहले आप कभी मर्जर कर रहे हैं, आज वो मर्जर भी स्टेबलाइज नहीं हुआ। जितने भी बैंक्स अभी तक मर्ज हुए हैं, कोई भी अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुए। ये सरकार नहीं बोल सकती कि मर्जर करने से इतना फायदा हो गया। तो आज ये प्राइवेटाइजेशन के लिए आपने एक और नई बात कर दी, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू आप अपने पब्लिक सेक्टर्स को बेचने को तैयार हैं। अगर निजीकरण इतना ही जरूरी था या है तो नेशनलाइजेशन क्यों किया गया था? जब 1969, 80, 84 नेशनलाइजेशन किया गया, उसके बाद क्या देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हुई या खराब हो गई? ये तो समझने वाली बात है। कहीं न कहीं बहुत आगे बढ़ी। तो फिर आज ये कौन सा जरूरत पड़ गई कि आप इसको प्राइवेट करने पे तुल गए? सबसे पहले जनता के लिए, क्योंकि जो गरीब लोग जिनके जनधन खाते खोले गए थे, सरकार हमें उस रास्ते पर वापस लेके जा रही है कि हमने खोल दिए, अब आप उसमें चार्जेस लगाएंगे, उनके पैसे काटेंगे, मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा आपको। तो आप फिर से उनको धकेल रहे हैं कि आप फिर से गरीबी की तरफ जाएं। मैं ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं अपनी जनता के लिए, अपने, उसके बाद हम लोग हैं अपने लिए। अपना हित भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसमें जो कि है देश की जनता का ही नुकसान है। उनको मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपीज़ रखना पड़ेगा। वो हमसे और ज़्यादा दूर हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा भयपूर्ण, हमारे लिए वही सबसे बड़ी। प्राइवेटाइजेशन जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था बजट पेश करते समय 2 बैंकों का, उसके लिए ये लड़ाई उन्होंने स्ट्राइक अनाउंस किया है। उसी के लिए कैमरा पर्सन मुरसलिन के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से सोनाक्षी चक्रवर्ती, एनडीटीवी के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी पाए गए आरिस खान को अदालत ने फांसी की सजा दी है। ये बड़ी खबर है। साकेत कोर्ट ने इस पूरे मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी दुर्लभतम मामला माना है, जिसके बाद आरिस खान को फांसी की सजा देने का फैसला सुनाया है। आपको बताया कि इससे पहले ही आरिस खान को दोषी करार दे दिया गया था। इस मामले में एक अन्य आरोपी है शहजाद अहमद, जिसे 2013 में ही उम्र कैद की सजा हो चुकी है। आपको बताएं कि दोनों ही जो दोषी हैं ये बाटला हाउस एनकाउंटर के बीच भाग गए थे, जबकि इनके 2 साथी आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। हम आपको बता रहे हैं कि साकेत कोर्ट का ये फैसला आया है, जिसमें आरिस खान को फांसी की सजा देने का फैसला किया गया है। आपको ये बता दें कि इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के जो इंस्पेक्टर थे मोहन चंद शर्मा, वो शहीद हो गए थे। इसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इसके साथ साथ अदालत ने 11 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात भी कही है, जिसमें से कि 10 लाख रुपए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार को दिए जाएंगे।